नाउ मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, ये हम सिंगल शॉट मल्टीवाइब्रेटर या सिंगल स्विंग या वन शॉट मल्टीवाइब्रेटर भी इसको कहते हैं। रीजन इसका क्या है कि इसका एक स्टेबल स्टेट है, यानी एट द सेम एट अ वन टाइम ये किसी एक सिंगल स्टेट के ऊपर, जो कि आपका स्टेबल स्टेट है, उस पे रह सकता है। तो इसको वन कॉशी स्टेबल स्टेट भी कहते हैं। अनलेस से अंटिल के इसमें कोई बाहर से एक्सटर्नल ट्रिगर ना अप्लाई किया जाए, ये अपनी उस स्टेट को, स्टेबल स्टेट को मेंटेन रखता है। अब इसकी सर्किट डायग्राम को देखिए। अब इस सर्किट डायग्राम में ये आप देख रहे हैं कि आपके पास दो ट्रांजिस्टर हैं Q1, दो ट्रांजिस्टर हैं Q1 एंड Q2। ये दो ट्रांजिस्टर्स हैं और ये कपल किए गए हैं। इन द केस ऑफ ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर उनकी कपलिंग किस तरह की गई थी, कैपेसिटर्स के थ्रू कपलिंग की गई थी। लेकिन यहाँ पे आप कपलिंग देख सकते हैं, ये स्लाइटली डिफरेंट है। यहाँ पे एक कैपेसिटर C1 अटैच है जो कि कपल कर रहा है अपने विद द Q2, जबकि ये हम कंसीडर कर रहे हैं कि इसकी जो कपलिंग है विद द बेस ऑफ Q1, ये हो रही है विद द रेजिस्टर R1। ठीक है, फॉर द ए स्टेबल केस में दोनों कैपेसिटर्स के थ्रू कपलिंग की जा रही थी। सेकेंडली, यहाँ पे वीसीसी के थ्रू हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, बाइसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं टू Q1 एंड Q2। और वो बाइसिंग किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं कि उसका कलेक्टर बेस जंक्शन, ये जो कलेक्टर बेस जंक्शन है विद द वीसीसी, ये दोनों Q1 एंड Q2 दोनों का कलेक्टर बेस जो है वो इट शुड रिमेन इन रिवर्स बाइस। ठीक है, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस में कंसीडर किया हुआ है और वो किससे हो रही है, विद द वीसीसी सप्लाई के थ्रू ये रिवर्स बाइस में कलेक्टर बेस जंक्शन ऑफ बोथ Q1 एंड Q2, दोनों Q1 एंड Q2 का ये रिवर्स बाइस में है। जबकि इमिटर बेस जंक्शन ओनली फॉर Q2 किस तरह से बाइस किया गया है, वो फॉरवर्ड बाइस किया गया है। अब वो फॉरवर्ड बाइस, या आप ये देख सकते हैं कि इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग किस तरह से की गई है कि इसका इमिटर एंड बेस उसको थ्रू वीसीसी कनेक्ट किया गया है, जबकि इसका इमिटर और बेस जो है वो कनेक्ट किससे किया गया है, इस कनेक्ट कर दिया गया है इस सप्लाई वीबीबी से। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों Q1 एंड Q2 का कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स बाइस में है, जबकि Q2 is the only transistor which has forward biasing of emitter base junction। अगर इसकी emitter base junction में होगी तो क्या होगा, ये कंडक्ट करेगा। तो इनिशियल कंडीशन हम कंसीडर करते हैं वीसीसी आपने सप्लाई की, स्विच आपने क्लोज कर दिया और इनिशियली अभी आपने कोई पल्स नहीं सप्लाई, एक्सटर्नल पल्स यहाँ से सप्लाई की जा रही है थ्रू C2, एक कैपेसिटर के थ्रू ये सप्लाई की जा रही है। और ये कैपेसिटर के थ्रू सप्लाई किसको हो रही है, टू द बेस ऑफ Q1 में सप्लाई। अब इनिशियली हम कंसीडर करते हैं वीसीसी के थ्रू आपने बाइसिंग प्रोवाइड की, जिसमें ये इसका कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स बाइस और इमिटर बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइस। तो सबसे पहले क्या होगा कि आपका जो Q2 है इट विल स्टार्ट टू कंडक्ट, ये कंडक्ट करेगा, ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, यानी हम ये कंसीडर करते हैं कि ये ऑन हो जाएगा। अब ये इसकी कंडक्शन हो रही है, इनिशियली हमने अभी कोई ट्रिगर इसमें अप्लाई नहीं किया, तो इनिशियली Q2 जो है वो कंडक्ट कर रहा है, जबकि VBP R3 के रेजिस्टर के अक्रॉस से ये इसका जो इमिटर बेस जंक्शन है ये रिवर्स बाइस में है, और ये इट विल कीप दिस ट्रांजिस्टर टू कट ऑफ स्टेट। अब कट ऑफ स्टेट में रखेगा तो इसका मतलब है ये अभी ऑफ स्टेट के अंदर रहेगा। ठीक है, ये कट ऑफ में रहेगा, जबकि ये कंडक्ट करेगा और ये सैचुरेशन लेवल तक कंडक्ट करेगा।
ठीक है, ये सैचुरेटेड लेवल के अंदर है इनिशियली, और ये जो है वो कट ऑफ लेवल के अंदर है। ठीक है, दोनों की डिफरेंस है। तो इनिशियल कंडीशन में हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि इनिशियली Q1 जो है वो ऑफ है जबकि Q2 ऑन है। हम ये कह सकते हैं कि इनिशियली Q1 कट ऑफ में है, कट ऑफ रीजन में लाई कर रहा है, और Q2 सैचुरेशन में लाई कर रहा है। ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन है, दिस इज द इनिशियल कंडीशन। अब नेक्स्ट में क्या है, यू अप्लाई अ ट्रिगर। अब यहां से एक एक्सटर्नल ट्रिगर थ्रू कैपेसिटर C2 अप्लाई कर दिया। अब ये जो आपने C2 के थ्रू अप्लाई किया है, ये अब क्या करेगा, ये मूव करवाएगा Q2 को, ये जो पहले कंडक्ट कर रहा था उसको सैचुरेशन से मूव करेगा टू द कट ऑफ, और इसकी जो ट्रिगर जो आपने अप्लाई किया है ये बाइसिंग प्रोवाइड करेगी इसको कंडक्शन करवाने में, और इसको मूव करवाएगी कि ये कट ऑफ से सैचुरेशन की तरफ जाए और ये ऑन हो जाए, ये आपका मूव हो जाए टू ऑफ, और ये आपका ऑन की तरफ मूव हो जाए व्हेन ट्रिगर इज अप्लाइड। अब ये जो ट्रिगर अप्लाई हुआ है ये किस तरह से Q2 को कट ऑफ रीजन में लेकर जाएगा और Q1 को सैचुरेशन में रीजन में लेकर जाएगा, इसको स्टडी करने के लिए देखते हैं कि जब आप ये पॉजिटिव ट्रिगर अप्लाई करते हैं Q1 को, तो अब इसका इमीटर बेस जंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, वो आपका रिवर्स बाइसिंग से निकल के फॉरवर्ड बाइसिंग में आ गया। ठीक है, अब ये फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर ये आपका इमीटर बेस जो है वो फॉरवर्ड बाइसिंग में आ गया जंक्शन ड्यू टू दिस ट्रिगर। अब ये ट्रिगर की वजह से फॉरवर्ड बाइसिंग में आ गया। अच्छा, अब ये फॉरवर्ड बाइस हो गया, इसका मतलब है अब Q1 ने कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब Q1 जब कंडक्ट करेगा तो इसमें से करंट फ्लो करेगा। अब वो जो करंट उसका फ्लो कर रहा है तो इसकी वजह से मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ पे, और ये वाला जो आपका ए पॉइंट है ये 0 वोल्ट के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, जब मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो ये VCC के ऊपर पॉइंट लाई करेगा और ये 0 वोल्ट के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, अब आपका ये जब 0 वोल्ट के ऊपर लाई कर रहा है, अब ये टर्मिनल ए जो है आपका 0 वोल्ट, अब ये एक नेगेटिव गोइंग सिग्नल प्रोवाइड करेगा। अब नेगेटिव गोइंग सिग्नल किस तरह से प्रोवाइड करेगा कि जब ये थ्रू C1 कपल हुआ वह है आपका ये टू द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर Q2। ठीक है, यहां से 0 है, अब ये जो आपका कैपेसिटर जो है वो क्या करेगा, इट विल प्रोवाइड अ नेगेटिव गोइंग सिग्नल, और ये मोड यहाँ पे हमने बेस को आपने नेगेटिव गोइंग सिग्नल डिक्रीजिंग सिग्नल प्रोवाइड करना है, और यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, तो इसका मतलब क्या है, इसको ये रिड्यूस करके कहां पे ले जाएगा, ये इसको फॉरवर्ड बाइसिंग से निकाल के रिवर्स बाइसिंग में ले जाएगा। रिवर्स बाइसिंग में लेके जाएगा तो ये जो आपका ट्रांजिस्टर है इसकी कंडक्टिविटी रिड्यूस होके क्या हो जाएगी, ये आपका कट ऑफ के अंदर वापस रिटर्न हो जाएगा और ऑफ स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, अब ऑफ स्टेट के ऊपर आ जाएगा तो इस पॉइंट बी पे, यहाँ पे अब देखिए करंट कोई फ्लो नहीं कर रहा, जब आप ये ऑफ स्टेट पे होगा करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो यहाँ बी पॉइंट के ऊपर ये बी पॉइंट जो है वो किसके ऊपर आ जाएगा, ये थ्रू VCC, ये VCC के थ्रू आपका ये पॉइंट जो है वो मैक्सिमम VCC पे लाई करेगा। अब ये थ्रू रेजिस्टर R कनेक्टेड है किसमें, Q1 के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अब ये Q1 के साथ जब ये कनेक्टेड है, अब ये स्टेट, ये सेकंड स्टेट क्या आ गई कि जब आपने पॉजिटिव ट्रिगर अप्लाई किया तो ये Q1 जो था वो अपनी इमीटर बेस जंक्शन उसका फॉरवर्ड बाइस में हो गया। जब उसका इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस में हुआ तो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप हुआ ए पॉइंट के ऊपर, मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप है तो डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर RL1 वो आपका VCC है, तो यहाँ VCC लाई करेगा तो यहाँ पे 0 लाई करेगा। अब इसने ये कपल हुआ है विद द सेकंड ट्रांजिस्टर Q2 और वो बेस को सप्लाई करेगा, तो ये इट विल प्रोवाइड अ नेगेटिव गोइंग सिग्नल। अब वो जो नेगेटिव गोइंग सिग्नल इसको प्रोवाइड कर रहा है, ये नेगेटिव गोइंग सिग्नल इट विल रिड्यूस द कंडक्शन ऑफ Q2 और उसको ड्राइव कर देगा
यह इमिटर बेस जंक्शन को जब नेगेटिव गोइंग सिग्नल मिलता जाएगा, यहाँ से वो ग्राउंडेड है, यहाँ से नेगेटिव गोइंग सिग्नल मिल रहा है, तो वो आपका किस में आ जाएगा, रिवर्स बाइसिंग के अंदर आ जाएगा और वो सैचुरेशन से मूव करके कट ऑफ में हो जाएगा और आपकी ये कंडक्शन बंद हो जाएगी। अगर कंडक्शन बंद हो जाएगी तो मिनिमम इस पे आरएल पे क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। अगर मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप होगा तो यहाँ पे हम कहेंगे कि बी पॉइंट के ऊपर ये सबसे ज्यादा पोटेंशियल वी इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों एक ही पोटेंशियल के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है, जब तो करंट इसमें से फ्लो नहीं कर रहा। अब ये बी जो है, यहाँ बी पॉइंट से जब ये स्टेट आ जाएगी कि ये सैचुरेशन में और ये कट ऑफ में आ जाएगा, तो अब इस पॉइंट से क्या होगा, बी से जो आपकी थ्रू आर ये कपल हुआ है विद द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर Q1। अब ये फेड करेगा, ये प्रोवाइड करेगा फीडबैक विद द थ्रू दिस रेजिस्टर R1 टू द बेस ऑफ Q1, और ये जब ये प्रोवाइड करेगा तो इट विल फर्दर इंक्रीज मोर एंड मोर द फॉरवर्ड बाइसिंग, यानी फॉरवर्ड बाइसिंग फर्दर इंक्रीज करती जाएगी यहां तक कि Q1 अपनी सैचुरेशन पे आ जाए। ये जब अपना कट ऑफ की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव्स जो है, ये एक तो आपको ट्रिगर ने प्रोवाइड किया, उसको फॉरवर्ड बाइसिंग की इसने कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया, फिर ये आपकी जो इसकी जो है रिड्यूस हो रहा है कंडक्शन, इसकी वजह से पॉजिटिव गोइंग सिग्नल आ रहा है बेस की तरफ, तो ये मोर एंड मोर जो है वो फॉरवर्ड बाइस होता जाएगा। और यहाँ तक कि हम ये कंसीडर करेंगे कि ये पॉजिटिव गोइंग सिग्नल जो है वो इतनी कंडक्शन कराएगा कि ये Q1 जो है वो अपनी सैचुरेशन लेवल तक पहुंच जाए। जब वो सैचुरेशन लेवल पे पहुंच जाएगा तब यहाँ पे पॉइंट आपका जो है वो जो रिड्यूस हो रहा था, ये रिड्यूस होके आपका 0 वोल्ट तक लाई करेगा। तो अब इस कंडीशन में हम ये कंसीडर करते हैं कि आपका जब ये ए पॉइंट 0 पोजीशन पे कि वो आ जाए, 0 वोल्ट्स के ऊपर लाई करेगा। पहले तो देखिए वो कंडक्शन कर रहा था, तो ये जो पॉइंट था ये अभी ज्यादा वोल्ट्स के ऊपर था, वीसीसी के ऊपर था, लेकिन क्योंकि ये कट ऑफ की स्टेट में था, लेकिन जब आपने ट्रिगर प्रोवाइड किया तो ए का ऊपर जो पोटेंशियल है वो रिड्यूस होना शुरू हो गया। जितना ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होता जाएगा ये ए का पोटेंशियल रिड्यूस है, यहां तक कि जब ये 0 के ऊपर पहुंच जाएगा तो हमारी स्टेट आ जाएगी कि ये कट ऑफ हो गया और ये आपका सैचुरेशन रीजन के ऊपर लाए। अब दोबारा ये रिटर्न किस तरह करेगा, अपनी इनिशियल स्टेट के ऊपर। इनिशियल स्टेट क्या थी कि Q2 जो था वो ऑन में था और Q1 जो था ऑफ में था। अब इस इनिशियल स्टेट को किस तरह से डिटरमिन किया जाएगा, इस इनिशियल स्टेट को हम इस तरह से डिटरमिन करेंगे कि जब आपका ये ए पॉइंट इक्वल टू 0 होगा तब ये C1 जो आपका कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर क्या करेगा, वो डिस्चार्ज करेगा। पहले ये आपका जब वीसीसी के तरफ था ये फुली चार्ज हुआ था, थ्रू वीसीसी सप्लाई ये फुली चार्ज हुआ था, लेकिन अब जब ये 0 हो गया है तो अब क्या होगा, यहां से उसकी पॉइंट वीसीसी ये जो है डिस्चार्ज करेगा। अब जब ये डिस्चार्ज करेगा तो C1 डिस्चार्ज करेगा और थ्रू सैचुरेटेड Q1 टू ग्राउंड, ये जो आपका सैचुरेटेड ग्राउंड है, C1 के डिस्चार्ज से एक नेगेटिव पोटेंशियल, डिस्चार्ज की वजह से एक नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड होगा टू द बेस ऑफ Q2। अच्छा, अब वो जो नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड हो रहा है टू द बेस ऑफ Q2 वो रिड्यूस होगा जब डिस्चार्ज हो रहा है ना। तो पहले जब आपका था स्टेट, उसकी स्टेट की केस में जब ये पॉइंट जो है वो रिड्यूस कर रहा था, उस टाइम पे ये C1 जो था ये प्रोवाइड कर रहा था एक नेगेटिव गोइंग सिग्नल, लेकिन अब जब ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा कैपेसिटर, तब डिस्चार्ज के केस में ये प्रोवाइड करेगा एक लेस नेगेटिव गोइंग सिग्नल, और यानी उसका नेगेटिव गोइंग सिग्नल जो है वो कम होता जाएगा। अब वो नेगेटिव गोइंग सिग्नल जब रिड्यूस होता जा रहा है तो इस C1 की डिस्चार्ज की वजह से Q2 जो है वो अपने कट ऑफ स्टेट से निकल आएगा बाहर और उसमें कंडक्शन स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि इमीटर बेस जंक्शन जो है, इमीटर बेस जंक्शन उसकी रिवर्स बाइसिंग रिड्यूस हो जाएगी और वो फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा। और इस तरह से आपका थ्रू पॉइंट बी जो है जब ये कंडक्शन शुरू कर देगा, दिस पॉइंट बी विल सप्लाई अ नेगेटिव गोइंग सिग्नल टू द बेस ऑफ Q1
अब जब ये Q1 को नेगेटिव गोइंग सिग्नल प्रोवाइड करेगा तो अब Q1 जो है वो अपनी उसकी बाइसिंग जो है वो रिवर्स बाइस होती जाएगी और वो सैचुरेशन से कट ऑफ रीजन की तरफ पहुंच जाएगा। सो हम ये कंसीडर करते हैं कि ये जो स्टेट है ये रिवर्ट होके अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ गई और ये इस पोजीशन तक मेंटेन रहेगी जब तक कि एक नेक्स्ट पॉजिटिव गोइंग ट्रिगर एक्सटर्नली प्रोवाइड नहीं किया जाता टू द बेस ऑफ Q1। यानी इनिशियल स्टेट के ऊपर जब वो रिटर्न कर लेगी तो अगर आपको उसको दोबारा दूसरी स्टेट के ऊपर लेके जाना है देन यू रिक्वायर अनदर अ पॉजिटिव गोइंग ट्रिगर। और इसमें अब ये देखते हैं कि जो टाइम का फैक्टर है यानी टाइम कांस्टेंट की एक आपको पल्स किस ड्यूरेशन में मिलती है वो डिपेंड करता होता है टाइम कांस्टेंट पे। दैट इज 69% ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस एंड द रेजिस्टेंस। कैपेसिटेंस इसमें कौन सा कपलिंग वो है, C1 इज द कपलिंग कैपेसिटेंस और दूसरा जो हमें थ्रू हो रहा है दैट इज R2। यहाँ पे दो ही आपके कंसीडर करें। इस केस में जो आप कंसीडर कर रहे हैं मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में यहाँ आप देख रहे हैं सिर्फ स्टोरिंग डिवाइस एक है दैट इज द कैपेसिटर C1 एज कंपेयर टू द ए स्टेबल उसके अंदर दो स्टोरिंग डिवाइसेस दी जिसमें C1 और C2 जिसके साथ कपलिंग की हुई थी। लेकिन मोनोस्टेबल में सिर्फ एक स्टोरिंग डिवाइस ये एक सिंगल C1 कैपेसिटर लाई कर रहा है। अच्छा अब इस ये पूरी मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर को समराइज करते हैं। इनिशियली हमने कंसीडर किया था कि ये दो हमारे पास ट्रांजिस्टर हैं और ये ट्रांजिस्टर्स के साथ VCC उनको सप्लाई जो की है RL1 और RL2 के थ्रू की जा रही है और उनका कलेक्टर बेस्ड जंक्शन जो है दैट इज इन रिवर्स बाइस। ठीक है, अब वो रिवर्स बाइस में है। ओनली द इमिटर बेस्ड जंक्शन ऑफ Q2 हम कंसीडर करते हैं कि Q2 का जो इमिटर बेस्ड जंक्शन है वो इनिशियली फॉरवर्ड बाइस में है जबकि Q1 का रिवर्स बाइस। इट मींस दैट इनिशियली द स्टेट ऑफ the multi-vibrator monostable multi-vibrator is K Q2 is conducting in saturation region while Q1 is not conducting, it is in cutoff region। अच्छा अब इसके थ्रू जब हम ये बात कर रहे हैं तो इसमें जो कपलिंग की गई है ये C1 और R2 are the sources to provide the trigger। अब ट्रिगर किस तरह से प्रोवाइड होगा अब ये कंसीडर करते हैं। अब इस स्टेट के ऊपर जब ये कंडक्ट नहीं कर रहा, अब ये कंडक्ट नहीं कर रहा तो इसमें VCC के थ्रू ये C1 जो है आपका चार्ज है। ठीक है, अब ये जो है Q2 इट इज कंडक्टिंग। अब ये कंडक्ट कर रहा है तो कंडक्ट करने की वजह से ये ऑन स्टेट में है ये ऑफ स्टेट में है। ठीक है, अब हम कंसीडर करते हैं कि एक पॉजिटिव ट्रिगर आपने अप्लाई किया। अब ये जो पॉजिटिव ट्रिगर आपने अप्लाई कर रहे हैं इस पॉजिटिव ट्रिगर को थ्रू दिस कैपेसिटर C2 प्रोवाइड किया गया, फीड किया गया टू द बेस ऑफ Q1। अब जब बेस ऑफ Q1 में प्रोवाइड किया जाएगा तो अब ये देख रहे हैं कि हमारे पास कौन सा ट्रांजिस्टर है, हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है दैट इज NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है, NPN ट्रांजिस्टर अब ये आपने प्रोवाइड कर दी। इसकी वजह से क्या होगा, बेस को जब आप प्रोवाइड करेंगे पॉजिटिव तो वो बेस इमिटर के जंक्शन को क्या कर देगा, इस बेस इमिटर के जंक्शन को ये बेस इमिटर जंक्शन को ये फॉरवर्ड बाइस में ले आएगा। ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग में हो जाएगी बेस इमिटर के जंक्शन में, ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। अगर ये कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा तो करंट इसमें से फ्लो करेगा और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द RL1 इंक्रीज करना शुरू कर देगा। पहले पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस RL1 वाज इक्वल टू 0, लेकिन आफ्टर दैट हम ये देखते हैं कि जब ये कंडक्ट करना स्टार्ट करता है इसका पोटेंशियल ड्रॉप इंक्रीज करता है। अच्छा अब ये जो पोटेंशियल ड्रॉप इसका इंक्रीज कर रहा है तो ये ए पॉइंट जो है वो रिड्यूस कर रहा है पोटेंशियल में। ठीक है, ताकि डिफरेंस होता है ना मैक्सिमम वो होगा VCC के इक्वल होगा। अब जैसे ये रिड्यूस कर रहा है तो इट विल प्रोवाइड अ नेगेटिव गोइंग ट्रिगर टू Q2 थ्रू ये C1 के थ्रू ये नेगेटिव ग्रोइंग ट्रिगर प्रोवाइड करेगा Q2 को which will drive the Q2 from its saturation region towards the
कट ऑफ, यानी वो अब Q2 की कंडक्शन को रिड्यूस करता जाएगा, इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग को रिड्यूस कर रहा है। जब आप नेगेटिव गोइंग ट्रिगर प्रोवाइड करेंगे तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ द Q2 रिड्यूस होगी। अगर ये रिड्यूस होगी तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पॉइंट था जिसके ऊपर आपका ये इंक्रीज करेगा, क्योंकि कोई आपका पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो अक्रॉस RL2 नहीं हो रहा, कंडक्शन रिड्यूस होती जा रही, ये इंक्रीज करता जाएगा बी पॉइंट। तो ये जो इंक्रीज होगा ये इट विल प्रोवाइड अ पॉजिटिव गोइंग ट्रिगर थ्रू R1 टू द बेस ऑफ Q1। अब ये उसको Q1 के इसमें सप्लाई कर दिया गया। अब ये जो पॉजिटिव गोइंग ट्रिगर है ये क्या करेगा, एक तो ट्रिगर आपने ये प्रोवाइड किया पॉजिटिव जिससे आपकी फॉरवर्ड बाइसिंग हुई इमीटर बेस्ड जंक्शन की, उसके बाद ये बी ने प्रोवाइड किया पॉजिटिव गोइंग ट्रिगर, तो इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग और इंक्रीज होगी यहाँ तक के आपकी जो Q1 है वो इट इज ड्राइव टू सैचुरेशन स्टेट। जब सैचुरेशन स्टेट पे पहुंच जाएगा मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RL1, सो ए पॉइंट के ऊपर वो 0 वोल्ट तक पहुंच जाएगा। अब ये जब 0 वोल्ट तक पहुंच गया, हाउ विल इट विल रिटर्न टू इट्स इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन पे या इनिशियल स्टेट अटेन करने के लिए वो क्या करेगा, ये जो आपकी 0 वोल्ट पे आएगी, यहां से आपको VCC पे अप्लाई, अब C1 जो है वो डिस्चार्ज करेगा। अब डिस्चार्जिंग हो रही है, अब डिस्चार्जिंग की वजह से ये देखिए ये कपल्ड किस तरह से है, ये इसके बेस के साथ कपल्ड है, ठीक है। अब ये बेस के साथ जब इसकी कपलिंग हुई हुई है, जब ये डिस्चार्ज होगा इट विल प्रोवाइड अ नेगेटिव गोइंग सिग्नल टू द बेस ऑफ Q2, जिसकी वजह से आपका जो ट्रांजिस्टर Q2 है वो सैचुरेशन की तरफ जब ये डिस्चार्ज होगा इट विल प्रोवाइड अ पॉजिटिव गोइंग सिग्नल टू Q2 और ये उसकी रिवर्स बाइसिंग से निकल के फॉरवर्ड बाइसिंग की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अब ये फॉरवर्ड बाइसिंग की तरफ जाता रहेगा यहां तक कि ये पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, तो Q2 जो है वो अपनी सैचुरेशन स्टेट पे पहुंच जाएगा, जबकि ये वाला जो पॉइंट है ये अगेन क्या होगा, 0 पे पहुंच के एक नेगेटिव गोइंग सिग्नल प्रोवाइड करेगा और इसको ड्राइव कर देगा टू इट्स कट ऑफ स्टेट। अब ये जब कट ऑफ स्टेट में आ गए तो इनिशियल कंडीशन के Q1 is in cutoff state while Q2 is in saturation state, it will be attained। और इसमें जो जब तक कि आप नेक्स्ट पॉजिटिव गोइंग सिग्नल नहीं प्रोवाइड करते दे विल रिमेन इन दिस स्टेट, सो दिस इज अ कॉशी स्टेबल स्टेट जो मूव किस तरह से हो सकती है कि जब तक आप उसको एक एक्सटर्नल सिग्नल प्रोवाइड नहीं करते। अच्छा, अब ये जो एक्सटर्नल सिग्नल प्रोवाइड करने ये जो आपकी आउटपुट मिल रही है, ये आउटपुट इसकी साइज, इसका एम्पलीट्यूड, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सब डिपेंड कर रहा होता है कि जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसको सिग्नल, इसमें जो आप नैरो ट्रिगर पल्स अप्लाई कर रहे हैं उसी की बेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका आउटपुट किस तरह से होगा। नेक्स्ट ये कि जो इसकी विड्थ और ड्यूरेशन है यू कैन डिटरमिन इट बाय द रिलेशन, टाइम कांस्टेंट के रिलेशन से विड्थ या ड्यूरेशन ऑफ पल्स को आप निकाल सकते हैं कि टाइम कांस्टेंट 0.69 दैट इज 69% ऑफ द C1 and R2 these, or C1 is the storing element or storing device for this monostable multivibrator। अब ये जो मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है, ये मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर आपको एक पॉजिटिव पल्स के नतीजे में एक स्क्वायर पल्स की आउटपुट प्रोवाइड करती है।